क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 99% लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता और अपने ही अंदरूनी दर्द से जीवन भर क्यों जूझते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि 99% लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को समझने और उनका इलाज करने के बजाय या तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी हर मानसिक परेशानी का दोष दूसरों पर मढ़ते रहते हैं। वे जीवन भर अपने ही विचारों के बनाए जेल में बंद रहते हैं और खुद का इलाज करने का हुनर कभी नहीं सीखते। लेकिन दुनिया के केवल 1% लोग अपने अंदर के छिपे हुए दर्द को पहचान कर अपने अनसुलझे घावों को भरकर खुद के थेरेपिस्ट बनते हैं। निक ट्रेंटन की प्रसिद्ध पुस्तक द आर्ट ऑफ सेल्फ थेरेपी हमें यही सिखाती है कि कैसे हम बिना किसी बाहरी सहारे के अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ाकर अपने अंदर के दर्द को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अधिकांश मानसिक परेशानियों और तनाव की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम अपनी ही भावनाओं से भागते हैं। जब भी हमारे भीतर उदासी, डर, अकेलापन, अपराध बोध या गुस्से का भाव आता है तो हम अपने दिमाग को फ़ोन चलाने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, वीडियो देखने, शराब पीने या बेवजह काम में उलझाकर उस दर्द को दबाने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो वे अपने आप गायब हो जाएंगी। लेकिन निक ट्रेंटन समझाते हैं कि दबाया हुआ हर दर्द कभी अपने आप खत्म नहीं होता। वो केवल आपकी चेतना से हटकर आपके अवचेतन मन में जमा हो जाता है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे एक बंद कुकर के भाप की तरह अंदर ही अंदर दबाव बनाती रहती हैं और बाद में एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, बेवजह के चिड़चिड़ेपन या गहरे डिप्रेशन के रूप में बाहर आती हैं। सेल्फ थेरेपी का सबसे पहला और अनिवार्य कदम यह है कि आप अपनी भावनाओं से भागना बंद करें और बिना किसी आत्म आलोचना के उन्हें स्वीकार करना सीखें। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार या कड़वी भावना आए तो खुद को ये मत कहिए कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए या मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। खुद को कोसना बंद कीजिए। जब आप अपनी उदासी या डर से घबराने के बजाय एक तटस्थ दर्शक की तरह अपनी भावनाओं को देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर का आधा मानसिक तनाव उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसे मनोविज्ञान में ऑब्जर्वर माइंडसेट कहा जाता है। जब आप अपनी भावना से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आप आपकी भावनाएं नहीं हैं, आप केवल वह चेतना हैं जो उन भावनाओं को देख रही है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को हर दिन निष्पक्ष रूप से आंकना ही मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। निक ट्रेंटन एक व्यवहारिक तकनीक साझा करते हैं जिसे बॉडी स्कैन कहा जाता है। जब भी आप मानसिक रूप से असहज महसूस करें तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और ध्यान दें कि आपका शरीर उस भावनात्मक दर्द को कहाँ महसूस कर रहा है। क्या आपकी छाती में भारीपन है? क्या आपके पेट में ऐंठन हो रही है? क्या आपकी गर्दन या कंधों में खिंचाव है? हमारी भावनाएं हमेशा हमारे शरीर के जरिए हमसे बात करती हैं। जब आप अपने शरीर की इन संवेदनाओं को स्वीकार कर लेते हैं और गहरी सांसें लेते हुए अपने दिमाग को यह एहसास कराते हैं कि इस क्षण में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो आपकी तंत्रिका तंत्र शांत होने लगती है। आत्म जागरूकता का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह समझना भी है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। 99% लोग अपनी भावनाओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया, या नौकरी की वजह से मुझे तनाव है। लेकिन सेल्फ थेरेपी आपको सिखाती है कि बाहरी घटना केवल एक ट्रिगर है। असली दर्द आपके अंदर का वह पुराना घाव है जो उस घटना से छुआ गया है। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आप परिस्थितियों के शिकार बनना बंद कर देते हैं और अपनी मानसिक शांति की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जब आप हर दिन बिना किसी डर के अपनी गहरी से गहरी भावनाओं का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं तो आप मानसिक आज़ादी की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। यही आत्म जागरूकता वह नींव है जिस पर आपकी पूरी सेल्फ थेरेपी की इमारत खड़ी होती है। भाग 2, बचपन के अनसुलझे घाव और नकारात्मक बिलीफ सिस्टम का विनाश। हम वयस्क जीवन में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, हमारे रिश्ते जैसे होते हैं,
हम तनाव से कैसे निपटते हैं और हम खुद को सफलता के लायक मानते हैं या नहीं, इस सब की नींव हमारे बचपन के अनुभवों में छुपी होती है। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा दिमाग स्पंज की तरह होता है। हम अपने आसपास के माहौल, अपने माता पिता के व्यवहार, शिक्षकों की टिप्पणियों और अपने शुरुआती अनुभवों को सच मानकर उन्हें अपने अवचेतन मन में सोख लेते हैं। उस समय हमारे पास तार्किक क्षमता, लॉजिकल ब्रेन नहीं होती। इसलिए यदि बचपन में किसी ने हमसे कहा कि तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, या फिर यदि हमें हमारी भावनाओं के लिए अनदेखा किया गया, तो हमारा बाल मन इसे एक अंतिम सत्य मान लेता है। बचपन के यही छोटे छोटे भावनात्मक घाव आगे चलकर हमारे नकारात्मक कोर बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह कोर बिलीफ सिस्टम एक चश्मे की तरह काम करता है, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का कोर बिलीफ ये बन गया है कि मुझे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिल सकता, तो वो बड़ा होकर भी हर रिश्ते में लगातार असुरक्षित महसूस करेगा। भले ही उसका साथी उससे कितना भी प्यार करे, वो हमेशा ये तलाश करता रहेगा कि सामने वाला उसे छोड़कर कब जाएगा। इसी तरह जिन लोगों को बचपन में हर छोटी बात पर डांटा गया था या जिनकी तुलना दूसरों से की गई थी, वे बड़े होकर परफेक्शनिज्म के शिकार हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक वे हर काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वे किसी के प्यार या स्वीकृति के हकदार नहीं हैं। जब तक आप अपने बचपन के इन छिपे हुए घावों को उजागर नहीं करते और अपने कोर बिलीफ सिस्टम को पहचानते नहीं हैं, तब तक आप अनजाने में अपने ही हाथों अपने करियर, अपने रिश्तों और अपने मानसिक स्वास्थ्य को तबाह करते रहते हैं। मनोविज्ञान में इसे रिपीटिशन कंपल्शन कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग बार बार अतीत के उसी दर्दनाक माहौल को दोबारा बनाने की कोशिश करता है ताकि इस बार वह उसमें जीत सके, लेकिन नतीजा हमेशा वही पुराना दर्द ही निकलता है। अपनी सेल्फ थेरेपी के दौरान अपने अतीत के कड़वे अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करना और अपने इनर चाइल्ड यानी अपने अंदर के उस दुखी बच्चे को संबोधित करना बेहद ज़रूरी है। निक ट्रेंटन इसके लिए एक बहुत ही असरदार अभ्यास बताते हैं। एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने बचपन के उस रूप की कल्पना करें जब आप 6 या 7 साल के थे और आपने खुद को बहुत अकेला, असहाय या डरा हुआ महसूस किया था। अब अपने आज के वयस्क रूप में उस बच्चे के पास जाएं, उससे बात करें, उसे गले लगाएं और उससे कहें कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए यहाँ हूँ और तुम्हें अब किसी के अप्रूवल या डर में जीने की ज़रूरत नहीं है। यह अभ्यास सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में जमे हुए दशकों पुराने भावनात्मक बोझ को पिघलाने की ताकत रखता है। जब आप अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को दिलासा देते हैं और उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि उसका अतीत अब उसका भविष्य तय नहीं करेगा, तो आप उस पुराने जहरीले मानसिक चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। अपनी जड़ों को समझकर अपने घावों को भरना ही असली स्वतंत्रता है और यही आपको एक स्वस्थ, साहसी व आज़ाद जीवन जीने की ताकत देता है। भाग 3, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और दिमाग की बनाई झूठी कहानियों का वैज्ञानिक पुनर्गठन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग अक्सर हमें ऐसी डरावनी और नकारात्मक कहानियां सुनाता है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता? जब भी हमारे जीवन में कोई छोटी सी अनहोनी होती है, हमारा दिमाग तुरंत सबसे भयानक परिणाम की कल्पना करने लगता है। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि यह कोई आपकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक पुरानी संरचनात्मक आदत है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी संज्ञानात्मक विकृतियां कहा जाता है। सदियों पहले जब इंसानों को जंगलों में खूंखार जानवरों से अपनी रक्षा करनी होती थी, तब दिमाग का हमेशा खतरे की तलाश में रहना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज के आधुनिक युग में हमारा दिमाग भौतिक खतरों की जगह काल्पनिक और मानसिक खतरों का निर्माण करने लगा है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के कई रूप होते हैं जो हर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसका पहला रूप है ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी चीज़ों को केवल 2 सिरों पर देखना, या तो सब कुछ एकदम सही है या सब कुछ पूरी तरह बर्बाद है। अगर किसी काम में 1% की भी कमी रह गई तो व्यक्ति खुद को पूरी तरह असफल मानने लगता है। दूसरा सबसे खतरनाक रूप है
कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी बात का बतंगड़ बनाना और सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना। जैसे अगर बॉस ने मीटिंग में थोड़ा कड़ा रुख अपनाया तो दिमाग तुरंत सोचने लगेगा कि नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा और सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी। इसके अलावा एक और विकृति होती है जिसे माइंड रीडिंग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति बिना किसी ठोस सबूत के यह मान लेता है कि सामने वाला इंसान उसके बारे में गलत या नकारात्मक ही सोच रहा है। कोई इंसान अपने मूड खराब होने की वजह से चुप बैठा है, लेकिन माइंड रीडिंग का शिकार व्यक्ति सोचेगा कि यह मुझसे नफरत करता है या मैंने ज़रूर कोई गलती की है। ये सभी विकृतियां हमारे दिमाग में एक आभासी जेल का निर्माण करती हैं और हमें लगातार एंग्जाइटी व अवसाद के चक्र में फंसा कर रखती हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अपनी सेल्फ थेरेपी के इस चरण में आपको अपने ही विचारों पर आंख मूंद कर विश्वास करना बंद करना होगा। आपको एक निष्पक्ष जासूस की तरह अपने विचारों की अदालत में सुनवाई करनी होगी। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक, डरावना या हताशा भरा विचार आए तो तुरंत रुकें और कागज पर लिखकर खुद से ये 3 क्रांतिकारी सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या मेरे पास इस विचार को सच साबित करने का कोई 100% ठोस और वास्तविक सबूत है या यह केवल मेरा काल्पनिक डर है? दूसरा सवाल, क्या इस परिस्थिति को देखने का कोई और अधिक तार्किक, व्यवहारिक और सकारात्मक नज़रिया भी हो सकता है? और तीसरा सवाल, यदि मेरा कोई सबसे प्यारा दोस्त इस वक्त इसी स्थिति से गुजर रहा होता और ऐसी नकारात्मक सोच रख रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? जब आप अपने विचारों का इस तरह वैज्ञानिक और तार्किक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करने लगते हैं तो दिमाग का भावना प्रधान भाग शांत होने लगता है और तार्किक भाग सक्रिय हो जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि विचार केवल मानसिक लहरें हैं, कोई अंतिम सत्य नहीं। जब आप अपने विचारों को सच मानने के बजाय केवल एक विचार के रूप में देखना सीख जाते हैं तो दिमाग की बनाई झूठी कहानियां खुद ब खुद बिखर जाती हैं और आप एक शांत, स्पष्ट व व्यवहारिक मानसिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। भाग 4, भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन और नर्वस सिस्टम को शांत करने का अभ्यास। जब हमारे भीतर भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, चाहे वह अत्यधिक गुस्सा हो, गहरा डर हो, एंग्जाइटी का दौरा हो या बहुत बड़ी निराशा हो, तब हमारा तार्किक दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में हम अक्सर अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और आवेग में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं या ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे रिश्तों को और मुश्किल बना देती हैं। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना, नज़रअंदाज करना या उनसे लड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए भी उनके बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठाना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना। जब भी आपके शरीर में कोई तीव्र भावना पैदा होती है तो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाती है। आपकी सांसें उखड़ने लगती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हथेली में पसीना आने लगता है और पूरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति में यदि आप खुद को शांत होने के लिए तर्क देंगे तो दिमाग कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि शरीर खुद को खतरे में महसूस कर रहा होता है। इसलिए नर्वस सिस्टम को शांत करने का सबसे तेज तरीका दिमाग से नहीं बल्कि शरीर के माध्यम से होकर गुजरता है। निक ट्रेंटन इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और वैज्ञानिक तकनीक बताते हैं जिसे फिजियोलॉजिकल साई और नर्वस सिस्टम रीसेट कहा जाता है। जब भी आप बहुत तेज एंग्जाइटी, डर या गुस्से का अनुभव करें तो किसी भी चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर के लिए रुकें। अपनी नाक से 2 बार लगातार गहरी सांस अंदर लें, एक लंबी सांस, और फिर बिना सांस छोड़े एक छोटी सी सांस और लें, और फिर मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ें। इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराने से आपका वेगस नर्व तुरंत सक्रिय हो जाता है, जिससे आपके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और शरीर को यह संदेश मिलता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके बाद अपनी शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के महसूस करें। खुद से कहें,
मुझे इस वक्त गुस्सा या डर महसूस हो रहा है। ये केवल एक शारीरिक संवेदना है जो कुछ देर में निकल जाएगी और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। जब आप अपनी भावनाओं को एक तूफान की तरह बहने देते हैं और उस पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं देते, तो आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में आ जाती है। इस प्रकार अपनी भावनाओं को पहचानना और अपने शरीर को शांत करना ही भावनात्मक विनियमन की असली कला है, जो आपको आवेग में आकर गलत कदम उठाने से हमेशा बचाती है। भाग 5, स्वस्थ सीमाओं, पर्सनल बाउंड्रीज का निर्माण और आत्मदया की क्रांति। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से लोग दूसरों को खुश करने की होड़ में अपनी ही मानसिक शांति, समय और ऊर्जा की बलि चढ़ा देते हैं? वे जब भी किसी काम के लिए मना करना चाहते हैं तो उनके मुंह से हाँ निकल जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये डर बैठा होता है कि अगर वे ना कहेंगे तो सामने वाला उनसे नाराज हो जाएगा या उन्हें बुरा इंसान समझेगा। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि दूसरों को खुश करने का ये रवैया, पीपल प्लीजिंग, वास्तव में कोई अच्छाई नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर छिपे असुरक्षा के भाव का एक रक्षात्मक रूप है। जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक बहुत गहरा कड़वाहट, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान और गुस्सा जमा होने लगता है, जो अंततः आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सेल्फ थेरेपी का एक अनिवार्य और बेहद ज़रूरी नियम ये है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज तय करना सीखें। स्वस्थ सीमाओं का अर्थ दूसरों से संबंध तोड़ना या कठोर बनना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप खुद को और दूसरों को ये साफ साफ बताएं कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नज़ंट। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाते हैं तो आप वास्तव में दूसरों को ये सिखाते हैं कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। किसी काम के लिए विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ ना कहना आपकी मानसिक सेहत की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा साहसी कदम है। जब आप दूसरों को ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपनी शांति, अपने मूल्यों और अपनी प्राथमिकताओं को हाँ कह रहे होते हैं। इसके साथ ही अपनी सेल्फ थेरेपी की इस यात्रा को टिकाऊ बनाने के लिए आपको आत्मदया, सेल्फ कंपैशन को अपनाना होगा। अधिकांश लोग अपनी सबसे छोटी गलती पर भी अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वे खुद को कोसते हैं, नीचा दिखाते हैं और अपने दिमाग में एक जहरीला संवाद चालू कर लेते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ या मुझसे कभी कुछ सही नहीं हो सकता। निक ट्रेंटन कहते हैं कि आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म कभी भी सुधार का रास्ता नहीं हो सकती। ये आपको केवल हीन भावना के अंधेरे कुएं में धकेलती है। आत्मदया का अभ्यास करने के लिए आपको खुद से बात करने का अपना तरीका बदलना होगा। जब आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त किसी संकट से गुजर रहा होता है या उससे कोई बड़ी भूल हो जाती है, तो क्या आप उसे डांटते हैं और नीचा दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उसे सांत्वना देते हैं, उसका हाथ थामते हैं और उसे समझाते हैं कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। ठीक यही व्यवहार आपको खुद के साथ करना होगा। जब भी आपसे कोई गलती हो या जीवन में कोई असफलता आए, तो खुद को कोसने के बजाय खुद से एक मित्र की तरह कहें, गलतियां होना इंसान होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं इस अनुभव से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। खुद के प्रति दयालु बनना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम और सम्मान के साथ पेश नहीं आ सकता, वो कभी भी अंदरूनी दर्द से आज़ाद नहीं हो सकता। भाग 6, जर्नल थेरेपी और विचारों का कागज पर विसर्जन। मानसिक चक्रवात का अंत। सेल्फ थेरेपी की यात्रा में अपने आंतरिक घावों और मानसिक उलझनों को सुलझाने का एक अत्यंत शक्तिशाली, वैज्ञानिक और अचूक हथियार है जर्नल थेरेपी, यानी अपने विचारों को नियमित रूप से कागज पर उतारना। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि जब कोई विचार या डर केवल आपके दिमाग के अंदर घूमता रहता है, तो वो एक भयानक मानसिक चक्रवात का रूप ले लेता है। आपके दिमाग में एक छोटा सा अंदेशा या डर भी विशालकाय रूप धारण कर लेता है, क्योंकि आपका दिमाग उसे बार बार दोहराता रहता है। जब विचार दिमाग में ही बंद रहते हैं तो वे आपस में उलझ जाते हैं और आप अपनी ही समस्याओं से इतने घिर जाते हैं कि आपको कोई समाधान नजर नहीं आता। लेकिन जब आप हाथ में कलम उठाते हैं और अपने डर,
चिंता, गुस्से, ग्लानि और दुविधा को बिना किसी संकोच या फिल्टर के कागज पर लिखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कारिक बदलाव होता है। वे विचार आपकी अमूर्त मानसिक दुनिया से बाहर निकलकर एक भौतिक रूप ले लेते हैं। कागज पर आते ही आपके विचार अपना आधा नकारात्मक प्रभाव उसी क्षण खो देते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक निष्पक्ष दर्शक की तरह खुद से अलग करके देखना शुरू कर देते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहा जाता है। यह आपको अपने ही अवचेतन मन की उन गहराई में छिपी परतों तक पहुंचने में मदद करती है जिन्हें आप सामान्य बातचीत या सोच विचार में कभी नहीं समझ पाते। जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग का तार्किक भाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। ये क्रिया आपके दिमाग के भावना प्रधान भाग एमिगडला को शांत करती है, जिससे तीव्र भावनाओं का उफान अपने आप थमने लगता है। निक ट्रेंटन इसके लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास साझा करते हैं। रोजाना केवल 15 से 20 मिनट एक शांत जगह पर बैठें और अपने सबसे गहरे, कड़वे और डरावने विचारों को बिना ये सोचे लिखें कि व्याकरण सही है या नहीं। इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपके और आपकी आत्मा के बीच का संवाद है। जब आप अपने डर को कागज पर साक्षात लिखा हुआ देखते हैं तो आप खुद से सवाल पूछ पाते हैं, क्या यह बात सचमुच इतनी बड़ी है जितने मेरे दिमाग ने बना दी थी? अपने विचारों को नियमित रूप से कागज पर उतारना आपके मानसिक बोझ को तुरंत हल्का कर देता है, आपके अंतर्मन को साफ करता है और आपको अपनी ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का एक बिल्कुल स्पष्ट, निष्पक्ष और व्यवहारिक समाधान खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। भाग 7, माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण का जादुई आश्रय। विचारों के बादलों से परे संसार में अधिकांश लोग अपने जीवन का 90% समय या तो बीते हुए कल के पछतावे, पुरानी यादों और बीते दुखों में बिताते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता, अनिश्चितता और खौफ में तड़पते रहते हैं। निक ट्रेंटन इस बात को बहुत ही गहराई से रेखांकित करते हैं कि आपका मानसिक दर्द कभी भी वर्तमान क्षण में मौजूद नहीं होता। वो हमेशा अतीत की कड़वी यादों या भविष्य की काल्पनिक आशंकाओं से पैदा होता है। जब आप अतीत में जीते हैं तो आप अवसाद का अनुभव करते हैं, और जब आप भविष्य में जीने लगते हैं तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ किसी एकांत पहाड़ पर जाकर घंटों ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ है अपनी पूरी चेतना को अभी और इसी वक्त में ले आना। जब आप अपने आसपास की चीज़ों, हवा के स्पर्श, अपने कदमों की आहट, अपने शरीर के खिंचाव और अपनी आती जाती सांसों की आवाज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग अतीत और भविष्य के जहरीले ताने बाने से तुरंत आज़ाद हो जाता है। निक ट्रेंटन एक बहुत ही सुंदर रूपक से समझाते हैं, आपका मन एक विशाल नीला आकाश है और आपके विचार, डर, एंग्जाइटी व पुरानी यादें केवल उसमें तैरते हुए काले बादल हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को उन बादलों से जोड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं ही ये तूफान हूं। माइंडफुलनेस आपको ये महान सत्य सिखाती है कि विचार आते जाते रहेंगे, जैसे नीले आकाश में काले बादल आते और जाते हैं, लेकिन आप उन बादलों के पीछे छुपा हुआ वो अचल, अनंत और शांत आसमान है जिसे कोई भी तूफानी विचार कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप इस साक्षी भाव में रहना सीख जाते हैं और अपने विचारों से उलझना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर का सालों पुराना दर्द अपने आप पिघलने लगता है। वर्तमान क्षण ही वो एकमात्र स्थान है जहां आपका जीवन घटित हो रहा है और जहां आपके पास खुद को ठीक करने की असली ताकत है। भाग 8, कोर वैल्यूज की खोज और जीवन की दिशा का पुनर्निर्धारण। आंतरिक खालीपन का अंत। जब हम दूसरों के तय किए गए मानकों, समाज की अपेक्षाओं, दिखावे के चक्रव्यूह और दूसरों की देखा देखी में अपनी जिंदगी जीने लगते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत गहरा खालीपन और लगातार बना रहने वाला अकारण दर्द जन्म लेता है। आप बाहर से कितने भी सफल दिखाई दें, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में अस्तित्वगत तनाव, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी कहा जाता है। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि ये मानसिक दर्द तब पैदा होता है
जब आपके दैनिक जीवन के काम और आपकी आत्मा की गहराई में बसी सच्ची कोर वैल्यूज यानी आपके मूल मूल्यों के बीच एक बहुत बड़ा फासला आ जाता है। कोर वैल्यूज वे मूलभूत सिद्धांत और प्राथमिकताएं हैं जो ये तय करती हैं कि आपके लिए जिंदगी में सचमुच क्या मायने रखता है, जैसे कि स्वतंत्रता, ईमानदारी, रचनात्मकता, परिवार, मानसिक शांति, करुणा या आत्मसम्मान। सेल्फ थेरेपी की प्रक्रिया में आपको रुककर खुद से ये बहुत ही कड़ा और सच्चा सवाल पूछना होता है कि मेरी वास्तव में कोर वैल्यूज क्या है। जब आपका दैनिक जीवन, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपकी आदतें और आपके रिश्ते आपकी इन कोर वैल्यूज से मेल नहीं खाते तो आपका अंतर्मन लगातार विद्रोह करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सबसे बड़ी कोर वैल्यू मानसिक शांति और स्वतंत्रता है, लेकिन आप केवल पैसों के लालच में 14 घंटे की अत्यधिक तनावपूर्ण और अपमानजनक नौकरी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रह सकता। आपका आंतरिक सिस्टम उस स्थिति को स्वीकार ही नहीं करेगा। अपनी सच्ची कोर वैल्यूज को पहचानना और उनके अनुसार अपने जीवन के फैसले लेने की हिम्मत जुटाना ही आपको मानसिक भटकाव से बचाता है। निक ट्रेंटन इसके लिए एक अभ्यास बताते हैं। अपनी 5 सबसे महत्वपूर्ण कोर वैल्यूज की एक सूची बनाएं। फिर ईमानदारी से देखें कि क्या आपके द्वारा लिया जाने वाला हर बड़ा फैसला आपकी इन वैल्यूज का सम्मान करता है या उनका हनन करता है। जब आप दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी कोर वैल्यूज के प्रति वफादार होना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन एक स्पष्ट, अर्थपूर्ण और शक्तिशाली दिशा प्राप्त कर लेता है। आपके अंदर का सालों पुराना खालीपन भर जाता है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट व स्थिर महसूस करने लगते हैं। भाग 9, रेजिस्टेंस, विरोध से मुकाबला और बदलाव का साहस। कंफर्ट जोन की जंजीरें तोड़ना। जब आप सेल्फ थेरेपी के जरिए खुद को बदलने, अपने पुराने जहरीले मानसिक पैटर्न को तोड़ने और एक नया स्वस्थ जीवन शुरू करने का प्रयास करते हैं, तो आपका अपना ही दिमाग इसका ज़बरदस्त विरोध, रेजिस्टेंस करता है। आप तय करते हैं कि आप रोज़ाना जर्नल लिखेंगे, अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देंगे, माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे और अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक अजीब सी सुस्ती, आलस और भटकाव आने लगता है। आप काम को टालने लगते हैं और आपका दिमाग कहने लगता है कि इन सब बातों से कुछ नहीं बदलने वाला, या मैं कल से शुरुआत करूंगा। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि इस आंतरिक विरोध से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हमारा इंसानी दिमाग लाखों सालों के विकास के बाद इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वह ऊर्जा बचाना चाहता है और हर हाल में सुरक्षा व अनुमानित स्थिति, प्रेडिक्टेबिलिटी में रहना चाहता है। दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पुराना रवैया आपको कितना दुख, दर्द या अपमान दे रहा है। वह उसे केवल इसलिए अपनाए रखना चाहता है क्योंकि वह पुराना रवैया उसके लिए परिचित है। हमारा कंफर्ट जोन वास्तव में कोई आरामदायक जगह नहीं होती, वह केवल एक जानी पहचानी जगह होती है। कोई भी नया बदलाव, चाहे वह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना भी अच्छा क्यों न हो, अनिश्चितता और डर लेकर आता है। जब आप उस अनजान रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक खतरा मानता है और तुरंत रक्षात्मक रवैया अपना लेता है। यही रेजिस्टेंस है। सेल्फ थेरेपी के इस चरण में आपको इस रेजिस्टेंस को पहचानना सीखना होगा। जब भी आपके मन में टाल-मटोल, आलस या खुद पर शक पैदा हो, तो समझ जाइए कि आपका दिमाग पुरानी आदतों की सुरक्षात्मक जंजीरों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है। खुद से कहिए, ये आलस या डर मेरी सच्चाई नहीं है, ये केवल मेरे दिमाग का एक पुराना पैटर्न है जो बदलाव से डर रहा है। बदलाव का शुरुआती दौर हमेशा दर्दनाक और कठिन होता है। पुराने जहरीले सोच विचार की जगह नई और स्वस्थ मानसिक आदतें बनाने में समय और निरंतरता लगती है। जब आप इस आंतरिक विरोध के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाना जारी रखते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इस नए और स्वस्थ ढर्रे को ही अपना नया कंफर्ट जोन बना लेता है। इस शुरुआती डर और असहजता के पार जाना ही असली मानसिक मजबूती की शुरुआत है। भाग 10,
महानिचोड़, खुद के थेरेपिस्ट बनने का सफर और शाश्वत मानसिक शांति। इस संपूर्ण, अत्यंत विस्तृत और इंसानी मन के सबसे गहरे रहस्यों व घावों को उजागर करने वाली महासमरी का जो अंतिम, सबसे व्यवहारिक और शाश्वत निचोड़ निकलकर सामने आता है, वो ये है कि आपके अंदर का दर्द, आपकी चिंता, आपका डिप्रेशन या आपकी एंग्जाइटी कोई स्थायी अभिशाप या जन्मजात कमी नहीं है। यह आपके अवचेतन मन की एक पुकार है जो आपसे ध्यान, प्रेम, समझ और सुधार की मांग कर रही है। निक ट्रेंटन की ये अमर कृति हमें ये महान सत्य सिखाती है कि यदि आप अपने अंदर के दर्द को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो आपको दूसरों पर या बाहरी बैसाखियों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा और खुद का थेरेपिस्ट बनना होगा। जब तक आप अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में सौंपेंगे, तब तक आप अपनी ही जिंदगी में एक असहाय शिकार, विक्टिम बने रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप ये फैसला कर लेते हैं कि आप अपनी नर्वस सिस्टम और अपने विचारों के मालिक खुद बनेंगे, उसी क्षण से आपकी असली हीलिंग शुरू हो जाती है। खुद का थेरेपिस्ट बनने के इस महासफर में आपने जिन प्रमुख स्तंभों को सीखा है, उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना ही आपकी सफलता की कुंजी है। अपनी भावनाओं से भागना बंद करें और बिना किसी निर्णय के उन्हें एक तटस्थ दर्शक की तरह स्वीकार करना सीखें। अपने बचपन के अनसुलझे घावों को समझकर अपने अंदर के दुखी बच्चे, इनर चाइल्ड को दिलासा दें और पुराने जहरीले कोर बिलीफ को तोड़ें। दिमाग की बनाई झूठी, मनगढ़ंत और नकारात्मक कहानियों को तार्किक सवालों से चुनौती दें। अपनी नर्वस सिस्टम को शांत रखकर भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन का अभ्यास करें। दूसरों को खुश करने के बजाय स्वस्थ सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज तय करें और खुद के प्रति दयालु, सेल्फ कंपैशनेट बने। अपने उलझे हुए विचारों को नियमित रूप से जर्नल थेरेपी के जरिए कागज पर विसर्जित करें। वर्तमान क्षण में माइंडफुलनेस के साथ जिएं और अपनी आत्मा की मूल कोर वैल्यूज के आधार पर जीवन के निर्णय लें। याद रखिए, सेल्फ थेरेपी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि ये जीवन भर चलने वाली एक सुंदर और निरंतर साधना है। जब आप हर दिन आत्म जागरूकता और धैर्य का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर के सबसे पुराने और कड़वे घाव भी पिघलकर भरने लगते हैं। आप एक ऐसी मानसिक शांति, आंतरिक आज़ादी और अटूट आत्मविश्वास को हासिल कर लेते हैं जिसे दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी इंसान या कोई भी संकट कभी हिला नहीं सकता। आप केवल अपने दुखों से मुक्त ही नहीं होते, बल्कि अपनी जिंदगी के सच्चे मास्टर बन जाते हैं।